प्लेटो की, यद्यपि प्लेटो की शिक्षा का जो उद्देश्य था वो स्पार्टा की जो शिक्षा थी उससे बियॉन्ड, उससे ज़्यादा विस्तृत था। स्पार्टा की शिक्षा में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अच्छे सैनिक तैयार करना है। लेकिन प्लेटो की शिक्षा लाइक एथेंस, इसका उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था और यह विकास ज्ञान पर ही निर्भर होता है। इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के पूर्णत्व को प्राप्त करने वाला बताया, जो व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों पक्षों पर आधारित हो, दोनों पक्षों का विकास करता हो। आदर्श राज्य के निर्माण को संभव बनाने के लिए विशेषकर संरक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी जो शासक और सैनिक वर्ग है उसकी ट्रेनिंग शिक्षा का पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह वर्ग मूर्ख है या यह वर्ग अक्षम है तो फिर राज्य कैसे सुरक्षित हो सकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास जैसा नहीं होना चाहिए जैसा स्पार्टा में सिर्फ शारीरिक विकास पर फोकस था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही शारीरिक पक्ष है वह गौण होना चाहिए, यानी शारीरिक पक्ष का विकास करना भी जरूरी है। प्लेटो का मत है सदाचार ही ज्ञान है, यानी ज्ञान को जब तक आचरण में शामिल नहीं किया जाए तब तक वह व्यर्थ है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्कूली शिक्षा देना या ट्रेनिंग देना प्लेटो का लक्ष्य नहीं था, उस ज्ञान को व्यवहारिक आचरण में लाना चाहिए। तभी प्लेटो ने फिलोसोफर किंग बनने से पहले 15 वर्ष की व्यवहारिक ट्रेनिंग का प्रावधान भी किया था। मनुष्य की आत्मा का गुण ज्ञान होने के कारण शिक्षा का उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो का अनुसार मानव आत्मा के पास स्वयं ज्ञान नेत्रा होता है। शिक्षा तो उस ज्ञान नेत्रा का एक रुख प्रकाश की ओर आकर्षित करता है। शिक्षा एक ऐसा वातावरण देती है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाए। ये प्लेटो का कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा एक तरीके से छाए हुए अंधेरे को हटाती है। व्यक्ति मूलतः जो है उसकी जो आत्मा है वह अपने नियति की ओर उन्मुख होती है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य मात्र वस्तुगत जगत का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि वह उस सत्य को प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना है। अब आदर्श राज्य में, प्लेटो के आदर्श राज्य में कैसी शिक्षा पद्धति का प्रावधान है वह देखते हैं। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वह जीवन पर्यंत चलने वाली है, यानी 6 से 50 वर्ष है। उसकी शिक्षा योजना को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 18 वर्ष तक है उसके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण है व्यायाम और संगीत। ये इसलिए है कि इस फेज में प्लेटो चाहते हैं कि व्यक्ति का शरीर है वह स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो इसलिए उन्होंने इस फेज में खुराक, व्यायाम और चिकित्सा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और व्यायाम द्वारा विद्यार्थियों को हष्टपुष्ट बनाकर उन्हें रोग मुक्त रखा जाए। शारीरिक प्रशिक्षण में खुराक का सादापन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी डाइट भी निर्धारित की कि यह विद्यार्थियों के लिए डाइट होनी चाहिए। संगीत, प्लेटो ने व्यायाम की तरह संगीत को भी महत्वपूर्ण माना और यहाँ संगीत का अर्थ सिर्फ ज्ञान विद्या नहीं है। यह एक तरीके से जैसे व्यायाम शरीर का प्रशिक्षण है, शरीर को हष्टपुष्ट बनाता है, वैसे ही संगीत मन का प्रशिक्षण है। यह मन को उसी तरह साधता है जिस तरह से व्यायाम शरीर को साधता है। और इसमें संगीत में काव्य, संगीत में मूर्तिकला, इन सब को शामिल किया गया था। प्लेटो ने यह भी बताया कि संगीत के वो शहरवासियों, ग्रामवासियों के लिए कौन से वाद्य यंत्र होने चाहिए, कौन से राग होने चाहिए। जो विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान होते हैं सिर्फ उन्हें ही उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी प्राथमिक शिक्षा खत्म होने के बाद में एग्ज़ाम होता है और जो एग्ज़ाम में पास होते हैं उन्हें ही सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए चुना जाता है। बाकी जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं वह, यानी जिन्होंने सिर्फ प्राथमिक शिक्षा हासिल की है वो उत्पादक और सैनिक वर्ग में
शामिल कर लिए जाते हैं। उच्च स्तर की शिक्षा को फिर 2 स्तर में बांटा गया, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। 20 से 30 वर्ष की शिक्षा के लिए प्लेटो ने 4 विषय अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र तथा स्वर विद्या को स्थान दिया। प्लेटो ने इस आयु में जिन विषयों के अध्ययन पर जोर दिया वो वैज्ञानिक अध्ययन के प्रतीक हैं। यानी यहाँ हम क्या देखते हैं कि प्लेटो का जो जोर है वह है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, यानी एक तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड पे को डेवलप करने का है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेटो ने माना वह है रेखागणित को माना। हमने देखा था कि कैसे प्लेटो ने अपनी अकादमी के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था कि गणित में जिन लोगों को गणित नहीं आता वो यहाँ प्रवेश ना करें। 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए उन्होंने जो विषय निर्धारित किए वो थे डायलेक्टिक्स एंड फिलोसॉफी। वह ये ज्ञान के वो सर्वोच्च विषय हैं जो उन्होंने इतनी लंबी हायर एजुकेशन को अचीव करने के बाद निर्धारित किए हैं। ये देखा प्लेटो ने क्या है कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए, युवावस्था के लिए नहीं, क्योंकि प्लेटो का जो उद्देश्य है वो फिलोसोफर किंग है। तो फिलोसोफर किंग बनने आने के लिए जो फिलोसॉफी आनी चाहिए, जो द्वंद्व डायलेक्टिक्ज्म का नॉलेज होना चाहिए, वह नॉलेज हासिल करने के लिए भी बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली से गुजरना पड़ता है। प्लेटो का जो द्वंद्वात्मकवाद है उससे क्या अर्थ है? हम द्वंद्वात्मकता को तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा या सीधे दर्शन का नाम दे सकते हैं। इसमें केवल मनोविज्ञान का अध्ययन न होकर सत्ता के आदि अंत और सत्ता के कारण ज्ञान का लक्ष्य का अध्ययन होता है। अर्थात यह एक तरीके से वह तर्कशास्त्र है जो ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चंस के द्वारा उस सत्ता के मूल तक जाने की कोशिश करता है, जिसे हम एक तरीके से परम सत्य कहते हैं। यानी हर चीज़ के मूल में क्या है। तो द्वंद्वात्मक चाहे यह परम सत्य के प्रति मनुष्य को तैयार करती है, जो प्रत्येक वस्तु को निचोड़ के संबोधन तक पहुंचाता है और श्रेय के भाव का दर्शन कर लेता है। यह सिद्धांत श्रेष्ठ बुद्धि वाले उन लोगों को ये समझ में आ सकता है जो सद्गुणी हों, यानी जिन्होंने आचरण में ही सद्गुणों का विकास कर रखा है, वही इसे समझ सकते हैं। अतः प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का ये जो संकेत है, सामाजिकता का भाव जागृत करना और शरीर व मन को स्वस्थ रखने वाला है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि दार्शनिक शासक का निर्माण करना जो सद्गुणी होकर निष्पक्ष रूप से शासन करते हुए प्रजा में तालमेल व संतुलन बनाए रख सके। प्लेटो की यह शिक्षा सैद्धांतिक रूप से सरोकार करती है, व्यवहारिक पक्ष से नहीं। प्लेटो ने आगामी 15 वर्ष तक जीवन की पाठशाला, जो अब तक की प्लेटो की जो हमने प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन देखी, उसमें हमने देखा कि यह सैद्धांतिक थी, यानी किसी अकादमी में, स्कूल में होने वाली थी। लेकिन इसे भी प्लेटो ने पर्याप्त नहीं माना। प्लेटो ने कहा कि जब तक व्यवहारिक शिक्षा हासिल नहीं हो सकती तब तक शासक वर्ग तैयार नहीं हो सकता। इसलिए उसने आगे वाले 15 वर्ष व्यवहारिक शिक्षा के लिए रिजर्व किए। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण पर बल देती है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को सद्गुणी बनाना है ताकि वे राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना से कार्य कर सके। यानी एक तरीके से एजुकेशन एक मीन्स की तरह है, क्योंकि जो गोल है वह है सद्गुणी नागरिक तैयार करना है। राज्य द्वारा नियंत्रित है, अनिवार्य शिक्षा है। यानी ये व्यक्ति एथेंस की शिक्षा प्रणाली के विपरीत राज्य के द्वारा नियंत्रित है और यह अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। कला और साहित्य पर नियंत्रण है। प्लेटो कला और साहित्य में सेलेक्टिव है, एक तरीके से गंदे साहित्य को या उस साहित्य को रोकना चाहते हैं जो व्यक्ति में सद्गुणों के विकास में बाधक है। यानी सिर्फ उस साहित्य का ही समर्थक है जो सत्य के तत्व से प्रेरित है। स्त्री पुरुषों की दोनों के लिए समान शिक्षा है। एथेंस में सिर्फ पुरुषों के लिए शिक्षा का प्रावधान था। शिक्षा राज्य के कर्तव्य के रूप में है, यानी यह राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्रदान करे।
सेबाई ने लिखा कि प्लेटो की राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली एथेंस की शैक्षणिक कार्यशैली का नया परिवर्तन था। शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, ये हमने देख लिया। नैतिक विकास पर बल है, यानी सद्गुणों का विकास करना उसके शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास पर बल है, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों पर जोर देती है। शारीरिक यानी व्यायाम और संगीत, मानसिक दर्शन, आध्यात्मिक यानी सद्गुणों के विकास पर भी बल देती है। केवल उच्च वर्ग के लिए है, ये हमने देखा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो फेल हो जाते हैं वो सैनिक बन जाते हैं, और जो पास होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए शिक्षा, हायर एजुकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व है जो उत्पादक वर्ग में नहीं आते। शिक्षा योजना मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। शिक्षा का पाठ्यक्रम आयुर्वेद वर्ग वेद पर आधारित है। हमने देख लिया कि कैसे कैसे प्लेटो की शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया सरल से जटिल क्यों रही। यानी यहाँ जो हम पाठ्यक्रम देखते हैं, शुरुआत संगीत, साहित्य और व्यायाम से होती है, और अंततः 30 वर्ष के बाद में द्वंद्व और दर्शन का, तो यह हम देखते हैं कि यह सरल से जटिल की तरफ जाने वाला सिलेबस है। शिक्षा आजीवन प्रक्रिया है, 50 वर्ष तक लंबी है, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित है, बहुत खर्चीली है, और इसका अंतिम उद्देश्य फिलोसोफर किंग पैदा करना है, और उसी के लिए ऐसे नागरिक पैदा करना है जो फिलोसोफर किंग के नेतृत्व वाले राज्य की सुरक्षा कर सकें। गणित को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, यद्यपि साहित्य को इग्नोर नहीं किया, लेकिन फिर भी साहित्य को राज्य के द्वारा नियंत्रित किया और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गणित को माना। इसकी आलोचनाएं हैं, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाएं देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि शिक्षा मात्र अभिभावक वर्ग के लिए है, यानी जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए शिक्षा नहीं है, या सिर्फ प्राथमिक शिक्षा है। उच्च शिक्षा सिर्फ और सिर्फ सैनिक और दार्शनिक वर्ग के लिए रिजर्व है। शिक्षा यानी यह एक तरीके से आज के हिसाब से देखें तो अनडेमोक्रेटिक है, अरिस्टोक्रेटिक है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करती है, यानी सिर्फ एक वर्ग के लिए है। डॉक्टरों और वकीलों का बहिष्कार किया, यानी व्यायाम और संगीत पर इतना जोर दिया। प्लेटो का मानना था कि जब इससे शरीर और मन स्वस्थ हो जाएंगे तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है। साहित्य की उपेक्षा की, गणित को ज़्यादा महत्व दिया। साहित्य को जब राज्य के नियंत्रण में लाते हैं तो साहित्य राज्य के नियंत्रण में फलने फूलने वाला विषय नहीं है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप के साहित्य को प्रतिबंधित किया, यानी एक विशेष वर्ग के साहित्य को ही छूट दी जो राज्य के अनुरूप नागरिकों को ढाल सकें। कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण है, तो उसके बारे में बात करने कहा कि यह एक नैतिक उद्देश्य के लिए राज्य के पास में जकड़ी हुई कला मानव की भावनाओं को स्पर्श नहीं कर सकती। कहने का अर्थ जो कला है जो है मनुष्य की भावनाओं के स्तर पर काम करती है, और ये ऐसी कला जिस पर इतने ज़्यादा बंधन है वह उस भावनाओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। शिक्षा क्रम लंबा और बहुत खर्चीला है। पुरुष और स्त्रियों की प्रकृति और भावनाओं में अंतर है। यह कुछ लोग जो ये मानते हैं उनके द्वारा ये आलोचना है कि उनकी प्रकृति अलग अलग है, और प्लेटो ने उन दोनों के अकॉर्डिंग सेम ही शिक्षा की व्यवस्था की है। शिक्षा योजना में विरोधाभास है। इसका अर्थ है कि एक तरफ तो राज्य शिक्षा को नियंत्रित कर रहा है, और दूसरी तरफ यह आ रहा है कि शिक्षा के द्वारा ही राज्य व्यवस्था अच्छे से कार्य कर सकती है। तो यह आपस में एक विरोधाभास है। तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। अनावश्यक एक रूपता का दोष है, अर्थात जानबूझकर ऐसे 3 वर्गों में बांटना, प्रत्येक वर्ग के लिए सिमिलर सिलेबस निर्धारित करना, लेकिन इतनी समरूपता, इतनी एकरूपता व्यर्थ है, ऐसा नहीं होता। पोपर ने कहा कि प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य आत्मसमीक्षा करना व समीक्षात्मक विचारों को जगाना नहीं अपितु मत शिक्षण है, यानी यह शिक्षा पद्धति एक प्रकार के मत का प्रचार करने के लिए है, बजाय व्यक्तित्व विकास के लिए। जो प्लेटो कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उसका लक्ष्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्ल पोपर ऐसा मानते हैं। इतनी आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो का जो
एजुकेशन का सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका महत्व देखते हैं। प्लेटो के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं हुई, फिर वो उसका महत्व है। और आज भी हम आधुनिक युग में आधुनिक लेंस से भी अगर देखें तो भी प्लेटो की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एथेंस में स्त्रियों की शिक्षा का प्रावधान नहीं था, यानी स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, लेकिन प्लेटो ने स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। आज भी सर्वांगीण विकास के लिए न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक पक्षों पर का विकास करने वाली शिक्षा पर जोर दिया जाता है। यही उसी टाइम प्लेटो ने इसका आग्रह किया था। और खराब साहित्य पर प्रतिबंध जैसा प्लेटो ने लगाया था, आज भी राज्य लगाते हैं। प्लेटो वह पहला चिंतक है जिसने बताया कि शिक्षा का संबंध केवल जीवन के एक निश्चित काल से न होकर, यानी एक तरीके से जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है उस पर जोर दिया एजुकेशन का। यह सिर्फ मानसिक नहीं, धार्मिक, नैतिक और शारीरिक है। उचित आयु उचित शिक्षा, ये वो प्लेटो के योगदान है जो एक तरीके से आज का आप कोई भी एजुकेशन का कुरिकुलम देखेंगे तो आज भी यह बातें सही हैं, यानी सार्वकालिक सार्वभौमिक बातें प्लेटो के दर्शन में मिलती हैं। मैक्सी ने कहा, प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से आश्चर्यजनक रूप में आधुनिक लगती है। प्लेटो ने शिक्षा पर जो बल दिया, वह शिक्षा को जो व्यापक महत्व दिया, उसके लिए संसार उस महान शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। जावेट ने कैसे समराइज किया, प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक अमूल्य एवं बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। थैंक यू सो मच। रेफरेंस।